हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी हिस्ट्री, जिसमें हम 2013 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, बट उसको हमने पूरी तरफ से सॉल्व कर लिया है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, among the following who cooperated with Raja Ram Mohan Roy in the implementation of his educational programs, and the name of that British officer was David Hare। आपको पता है राजा राम मोहन राय और भी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बंगाल के थे और उन्होंने बहुत सारा जो है बंगाल में देखा था सती प्रथा, और उसके अलावा वहाँ पे विडोज़ की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और उनके ही एफर्ट्स के कारण सती प्रथा को ब्रिटिश शासन के दौरान इसको बैन किया गया। सो द आंसर इज डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among the following who is given the credit of carrying Jainism to South India। उसका नाम है भद्रबाहु, और जो भद्रबाहु था वो चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्ररी था। During the Mughal period, which one of the following traders were the first to come to India, and it was Portuguese। आपको पता है इंडिया के अंदर आने वाले सबसे पहले यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो थे पुर्तगीज, जो वास्को डी गामा के टाइम पे इंडिया में आए थे 1492 में, और उनका जो शिप है उसको लैंड किया गया था कालीकट में। और देखो सबसे पहले पुर्तगीज, आप इसको ना ऐसे लर्न कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो इस हिसाब से आए हैं, PDF, राइट। इधर पे छोटा सा हम B बना देते हैं, PDF। P सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, जो हॉलैंड के होते हैं उनको डच बोलते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, और लास्ट में आए फ्रेंच। ठीक है, तो पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स एंड F together it had made PDF। So Portuguese were the first European traders। Among the following which Mughal emperor introduced the policy of सुलेकुल, और उनका नाम है अकबर। अकबर ने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया था, उनके अकॉर्डिंग जो हिंदू लोग थे वो हिंदुओं के ही वॉज वेरी पोलाइट टूवर्ड्स हिंदू people also, so he wanted one of the religion which could be adopted by both the Muslim as well as Hindu communities। So the answer is Akbar। मलिक काफूर वॉज हु जनरल। मलिक काफूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा एबल जनरल था और बहुत ज़्यादा नोटोरियस भी था, बहुत कुख्यात है अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए, मैसेकर के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो जो सुल्तान था दिल्ली का, वन ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो उसका बहुत एबल जनरल था, बट बाद में जो है ही वांटेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर हिमसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ बीइंग सेड दैट ही हैड किल्ड हिज मास्टर अलाउद्दीन खिलजी to sit on the throne of the Delhi। The main aim of education, as stated by the Woods Dispatch of 1854, was the spread of Western culture in India। इसके अकॉर्डिंग तीन पोर्शन में जो है इंडियन एजुकेशन को डिवाइड कर दिया था। जो प्राइमरी सेक्शन था, प्राइमरी सेक्शन में जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसको इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है और जो कॉलेज लेवल पे एजुकेशन होती है, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। बट मेनली जो इसका एम था वो ये था कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाए और इंडिया की एक ऐसी पॉपुलेशन को रेडी किया जाए जो अंग्रेज़ों के लिए ऑफिशियल काम कर सके, मतलब उनको कम पैसों में इंडिया के पढ़े लिखे लोग उनकी कंपनी का कामकाज करने के लिए मिल सके। द चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये मौर्य डायनेस्टी का नहीं है, ये गुप्ता डायनेस्टी का है। आपको पता है फाहियान ही वॉज ऑफ चाइना एंड ही स्टेड इंडिया फॉर 11 ईयर्स, और वो बुद्धिस्ट था एक, और इंडिया के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस थे, सेक्रेट प्लेसेस, उनको विजिट करने के लिए आया था। The Sun Temple of Konark was built by Narsimdev I। To which dynasty did he belong to? He belonged to Eastern Ganga dynasty। और सन टेम्पल, ये जिसकी बात हो रही है, कोणार्क उड़ीसा में है, इसलिए आप लोग जानते हैं उड़ीसा में हर साल जो है एक रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जो सन टेम्पल है इसके बस अब कुछ र्यून्स ही बच गए हैं, जो ओरिजिनल टेम्पल है वो तो डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है। और इस टेम्पल में एक सन
भगवान को जो है उनका रथ बनाया गया है और उस रथ को 7 हॉर्सेस उनके खींच रहे हैं. What was the reason or ground for the British Empire to annex Sambalpur in 1850? And it was death of its ruler without any hire. आपको पता होना चाहिए, एक जो है ब्रिटिश लोग का एक पॉलिसी थी, दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्हाट यूज टू हैपन, अगर कोई भी किंग अपने बिना किसी पुत्र के डाई कर जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसका किंगडम जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश लोग एनेक्स कर देते थे. और इसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो फेमस एग्जाम्पल था वो झांसी का था, जहाँ पर झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत कम उम्र में मर गए थे. और उसके बाद झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई ने, उन्होंने एक बेटा अपना अडॉप्ट कर लिया था, जिसको अंग्रेज़ों ने उसको रेकमेंडेशन नहीं किया, उसको रेकमेंड नहीं किया, और इस कारण से झांसी की लड़ाई हुई थी. वेयर डिड बुद्धा डाई? बुद्धा डाइड इन कुशीनगर. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुश का मतलब होता है घास फूस, जो मरने के बाद घास फूस में मिल गए, तो वो दैट वाज द प्लेस वेयर बुद्धा डाई. लुम्बिनी में तो उनका बर्थ हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड वेल्सली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805. उनका जो पॉलिसी उन्होंने निकाली थी वो थी सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, जो इंडियन रूलर थे दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी, और जब भी उनको कभी वॉर में जाना होता था दे हैड टू टेक आर्मी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी. और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को ले जाते थे तो उसके बदले में दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. किराया देना पड़ता था, और कभी कभी वो किराया, वो राशि इतनी ज़्यादा बड़ी होती थी कि दे वर अनेबल टू पे इट बैक. तो उसके बदले में क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर्टिकुलर राजा का किंगडम ही हड़प लेते थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? दैट इज बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर जो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन है दैट वाज डन बाय हुमायूं के जो फादर थे बाबर, और बाबर का जो बेटा था वो हुमायूं था. और इस वाले बैटल में हुमायूं को बुरी तरह से शेरशाह ने हरा दिया था, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए इंडिया से बाहर चला गया था. और करीबन 4 साल के बाद वो दोबारा से अपनी फोर्स को रेडी करके शेरशाह सूरी से लड़ने आया, और दैट टाइम ही डिफीटेड शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ही वाज अ वेरी एबल जनरल ऑफ वन ऑफ द रूलर ऑफ बिहार. और देखो उन्होंने अपने आप को एक छोटे मोटे जनरल से इतना बड़ा पोस्ट यानी दिल्ली का जो थ्रोन है उस तक पहुंचाया. Which one of the following is not a feature of North Indian temple architecture? And that is प्रदक्षिणा. प्रदक्षिणा एक पाथ होता है. सपोज करो ये आपका टेम्पल है, तो टेम्पल के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं. आप लोग पता है हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ हम परिक्रमा लगाते हैं, और ये परिक्रमा जो होती है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. तो मोस्टली जो प्रदक्षिणा जो पाथ होता है, पैसेज होता है, वो हिंदू टेम्पल्स में और या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पाया जाता है. तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का ये इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं था. इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे गर्भगृह, गोपुर और शिखर. गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जो होता है मंदिर के नीचे का जो है पोर्शन होता है जहाँ पर जो ओरिजिनल भगवान की मूर्ति होती है उसको रखा जाता है. और गोपुर क्या होता है? गोपुर मंदिर का जो एंट्रेंस होता है, जो बहुत ही हाईली डेकोरेटेड एंट्रेंस होता है, उसको बोलते हैं. और शिखर आपको पता होना चाहिए, शिखर का मतलब होता है मंदिर का टॉप का पोर्शन. Which one of the following newspaper was launched by Motilal Nehru? And that is the Independent. Which one of the following kingdom was founded by Raja Odiyar? वो है मैसूर का किंगडम. Who built the इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी? That was by अकबर से है, ये जहांगीर से नहीं है. अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोला था. ही यूज टू डिस्कस विद ऑल रिलीजियस हेड ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स. तो उनको रिलीजन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो हर रिलीजन के जो हेड्स होते थे, जो उनके प्रॉफिट्स होते थे, जो उनके सेक्रेट लीडर्स होते थे, उनके साथ वहाँ पे गुफ्तगू किया करते थे, बातचीत किया करते थे. विच फिलोसफिकल सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य?
उन्होंने फाउंड किया था शुद्ध द्वैता. ओके, नेक्स्ट इज who compared the Dandi March to Napoleon's march to Paris on his return from Elba. नेपोलियन का जो मार्च था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मार्च था यूरोप का. तो गांधी जी का जो डांडी मार्च है उसको नेपोलियन के मार्च के साथ कंपेयर करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे. आपको पता है डांडी मार्च अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो है ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होके डांडी, जो कि गुजरात के एक समुद्र तट के पास है, और समुद्र तट इसलिए चूज किया गया बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. और सॉल्ट कहाँ बनता है? ऑन द शोर ऑफ द सी ओनली. तो ये जो मार्च था ये ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर लॉन्ग था. व्हेन ही स्टार्टेड इट ओनली विथ हिज 80 फॉलोअर्स. तो केवल 80 फॉलोअर्स के साथ जो है उन्होंने 24 दिनों तक ये यात्रा की थी. बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी जो टीम है, उनके साथ लोगों का जो ग्रुप है वो भी इंक्रीज होता गया, एंड फाइनली इट रीच टू 50,000 पीपल व्हेन ही हैड रीच टू द बीच. That's why this Dandi March is very significant in the history of Indian struggle. Who had demarcated the border line between India and Pakistan? और उन ऑफिसर का नाम था रेडक्लिफ. इनके साथ 4 मेंबर और थे, जिनमें से 2 इंडियन जज थे और 2 पाकिस्तानी जज थे. आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता है, रेडक्लिफ जो थे वो इंडिया के अंदर लाहौर को भी इंक्लूड करना चाह रहे थे, बट देन ही फाइनली थॉट, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था. तो बांग्लादेश का जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी था वो था कोलकाता, और कोलकाता उन्होंने इंडिया को दे दिया था. तो इसलिए उनको लगा कि लाहौर को जो है वो कम से कम पाकिस्तान को दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में एक भी शहर नहीं आ रखा था. अदरवाइज़ क्या था, लाहौर में बहुत ज़्यादा हिंदू और सिख कम्युनिटी थी. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही वॉन्टेड टू इंक्लूड लाहौर इनटू आर इंडियन टेरिटरी. Who propounded the सप्तंग थ्योरी? सप्तंग थ्योरी कौटिल्य ने अपनी बहुत फेमस बुक है उनके द्वारा लिखी गई, दैट इज अर्थशास्त्र. उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है. सप्त का मतलब होता है 7, अंग का मतलब होता है पार्ट. सो व्हाट वर द 7 पार्ट्स एज पर दिस थ्योरी? सबसे पहले इसका जो था सप्तंग थ्योरी का एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो होता है वो स्वामी होता है किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए. स्वामी मीन्स रूलर. उसके बाद अमात्य. अमात्य कौन होते हैं? जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, कोर्टियर्स होते हैं, सेकंड वो थे. उसके अलावा जो 3rd नंबर पे रखा था उन्होंने रखा था जनपद को, जो उनकी टेरिटरी थी या फिर जो उनकी जनता है वो. उसके अलावा आर्मी को भी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया था, और आर्टिलरी हथियारों को, और फोर्टिफिकेशन जो अपने सिटी के चारों तरफ जो फोर्टिफिकेशन करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था. अलाइज का मतलब होता है आपके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन वाज ट्रेजरी. ट्रेजरी मतलब आपके राज्य की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस. Who put an end to the system of dual government in Bengal? And it was ended by Robert Clive. Okay, sorry, it was ended by Warren Hastings. However, it was started by Robert Clive. इस ड्यूअल का मतलब होता है 2, है ना. तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब एक ही बेचारे स्टेट में 2 गवर्नमेंट चल रही है ना. एक गवर्नमेंट को झेलना तो इतना मुश्किल होता है, तो बंगाल के लोग बेचारे 2 गवर्नमेंट को झेल के कितने पिछड़े होंगे इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. एक गवर्नमेंट तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो वहाँ का जो निज़ाम है, मतलब जो बंगाल का राजा था वो चला रहा था. वेयर एज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इम्पॉर्टेंट पावर मिली हुई थी, जैसे पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर उसकी थी. जितना भी टैक्स आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ के दुख दर्द को सुनना, वहाँ के चीज़ों को वेलफेयर करना, वो सारा काम निज़ाम का था. By which of the following acts were the commercial right of East India Company abolished? And that was the Charter Act of 1833. Among the following presidents of India, who was also the Secretary General of Non-Aligned Movement for some period? Non-Aligned Movement को हम नाम भी बोलते हैं, और इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह. अनेक
अनेकतावाद इज़ अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जैनिज्म में जो है अनेकतावाद का मतलब, अनेक का मतलब होता है बहुत, मैनी, वाद का मतलब होता है थ्योरीज और द प्रिंसिपल। सो मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू द truth, that is we find it in Jainism. Azad Hind Fauj was founded in 1943 in Singapore. Why in Singapore, not in India? You know, because that time First World War was going on, और First World War में एक तरफ जापान की आर्मी थी और एक तरफ जो है ब्रिटिश की आर्मी थी। तो जापानीज़ लोग भी ब्रिटिशर्स को दबाना चाहते थे और उनको हराना चाहते थे, इसीलिए जापानीज़ लोगों ने सपोर्ट किया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने उनसे बात की तो उसके बाद सिंगापुर जगह में, सिंगापुर में ऑलरेडी जापानीज़ ने कैप्चर कर चुका था, तो वहाँ पे 45,000 जो है इंडियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया गया और उनका लीडरशिप was being carried by Subhash Chandra Bose. The town where a stone and inscriptions in 3 different languages and scripts was found is Rosetta. Rosetta एक प्लेस है, तो इस प्लेस पे एक बहुत बड़ा स्टोन मिला है। उस स्टोन पे 3 अलग अलग लैंग्वेजेस मिली हुई हैं और तीनों लैंग्वेजेस का में एक ही मीनिंग है, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसकी मीनिंग एक ही सिमिलर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोलिथ्स वर फाउंड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, एंड दैट इज इन मीजोलिथिक पीरियड। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो जो बहुत छोटे स्टोन टूल्स वर मेड बाय एंड यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन बीइंग, तो दैट पीरियड इज नोन एज Mesolithic period, and the tools which were used, they were known as microliths. Archaeologists have found remains of pit houses in Burzahom. Burzahom आपको पता होना चाहिए अगर आपने 6-7 का हिस्ट्री का बुक पढ़ा है, सोशल साइंस का, तो इट इज़ इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। और पिट हाउस क्या होते हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं, बहुत अच्छे से जो है कूल हाउसेस होते हैं वो, और उनके नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी लगी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटी वॉज ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। जब हम साबरमती की बात करते हैं तो साबरमती आपको कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है, और साबरमती से गांधी जी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो यहाँ के किनारे जब हम अर्लीस्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो लोथल हमको साबरमती रिवर के बैंक्स में मिलता है। और लोथल आपको पता है हड़प्पन टाइम में ये एक डॉकयार्ड था जो बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, मतलब जितने भी शिप्स आते थे या जाते थे वो यहाँ पे स्टैंड करते थे, यहाँ पे स्टे करते थे। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, ऑब्वियसली दैट इज़ ऋग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, ओके, विच वॉज रिटन अराउंड 1700 BC में इसको शायद लिखा था, 2000 ईयर्स अगो। और नेक्स्ट है व्हाट डज द लैटिन वर्ड क्रोनोस मीन्स। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। अगर आपको पता होगा तो हम हिस्ट्री या सोशल साइंस में भी जनरली टॉक अबाउट क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम सीक्वेंस। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, राइटिंग्स ऑन द हार्ड सर्फेसेस या स्टोन्स पे या फिर मेटल्स पे जो राइटिंग होती है उसको स्टडी करने के साइंस को वी कॉल इट एपिग्राफी। न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन। जब हम सिक्कों की स्टडी करते हैं तो दैट साइंस इज नोन एज स्टडी ऑफ कॉइन्स। और सोशल साइंस या हिस्ट्री में कॉइन्स की स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इट। Animal bones with writing which were used to predict future in China are called oracle bones. तो ये जिसमें जो होता है फॉक्स के बोन्स या फिर कुछ टॉर्टोइज के जो बोन्स होते हैं, उनके स्कल्स के जो बोन्स होते हैं मरने के बाद, तो उस बोन्स को रीड करके फ्यूचर बताया जाता था। पता नहीं कितनी स्ट्रेंज जो है बातें सुनने को मिलती हैं। एंड दिस वॉज प्रिफरेबली डन बाय द विमेन। The head of which of the following families is not included in the term मूवेंडर। मूवेंडर एक तमिल वर्ड है और इस वर्ड के अकॉर्डिंग होता है 3 चीफ्स। मूवेंडर का मतलब होता है 3 चीफ्स। तो आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया के जो 3 इम्पोर्टेंट चीफ्स थे, चोला, चेरा और पांड्या, तो उसमें पल्लवाज नहीं आते, सो पल्लवाज इज़ द राइट आंसर। Who were called the Lord of दक्षिण पथा। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, पथ का मतलब होता है वे।
तो जो दक्षिण के जो लॉर्ड यानी वहाँ के जो राजा बोले जाते थे, देवर सतवाहना रूलर्स. प्लेसेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल इज कॉल्ड मंडप. मंडप का मतलब आप सबको ही पता है ना. आज के टाइम पे तो मंडप एक जो है रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सारे सेक्रेट काम यानी हवन भी होते हैं, पूजा भी होते हैं. तो ऐसे ही टेम्पल्स में भी जो है बहुत पहले मंडप बनाए जाते थे. और मोस्टली पता है आपको, जो गांव या फिर जब राजा टेम्पल्स में रहने के लिए आता था तो वो अपनी मीटिंग्स वगैरह उसी मंडप पे बैठ के गाँव वालों के साथ किया करता था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज. पुराने टाइम पे जो स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज होते थे वो अभी के टाइम पे उनको वी कॉल देम कायस्थ. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030. Who was the most powerful ruler? He was Raja Raja I. According to Chola inscription, land for maintenance of a school was called Shalabhoga. Shalabhoga. जो चोला वाले एम्पायर थे वो अलग अलग यूज़ के लिए लैंड को दान किया करते थे. कभी मंदिर बनाने के लिए भी दान करते थे. तो ऐसे ही शलभ का मतलब होता है शाला यानी पाठशाला. उसको जब दान करते थे ज़मीन तो उसको बोलते हैं शलभ होगा. खुतबा मीन्स फ्राइडे प्रेयर. इसको शायद जुम्मा भी बोलते हैं. तो मुस्लिमों की जो फ्राइडे की प्रेयर होती है दैट इज़ नोन एज खुतबा. द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस. 3 ऑर्डर्स का क्या मतलब है? देखिए, फ्रेंच सोसाइटी में जो लोग थे टोटल वहाँ के, उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया था. जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो मोनार्की की थी, है ना. जो राजा लोगों की कैटेगरी थी वो थी फर्स्ट कैटेगरी. और इसके अलावा उनको क्लर्गी भी बोलते थे. जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी नोबल्स की. नोबल्स का मतलब कौन होते हैं? जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी. और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी वहाँ के कॉमनर्स की. कॉमनर्स का मतलब जो है आम जनता. ओके, ये थर्ड कैटेगरी थी. अकबर्स आइडिया ऑफ सुले कुल मेंट. इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस. The Battle of Plassey was fought in 1757 AD. The territory of Porus, who offered a strong resistance to Alexander, was situated between the rivers of झेलम एंड चिनाब. आपको पता है इंडिया के अंदर आने के लिए जो रास्ता आता है वो पंजाब के रास्ते आता है. और पंजाब में बहती है इंडस रिवर. एंड इंडस रिवर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स: रवि, झेलम, चिनाव, सतलुज, ब्यास. तो इन 5 रिवर से मिलके इंडस रिवर यानी सिंधु नदी बनती है. तो जो राजा पुरु का जो राज्य था वो झेलम और चिनाव के बीच में स्थित था. अंडर अकबर मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर. उसका काम था मिलिट्री अफेयर्स को देखना. त्रिपिताका वॉज सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट और बुद्ध रिलीजन. The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by दादा भाई नेरोजी. इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब होता है ब्रिटिश लोग क्या करे थे, हमारी इंडिया का जो है सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी कंट्री ब्रिटेन में ले जा रहे थे. और इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल होता था उसको बहुत कम और बहुत चीप प्राइस में ख़रीद के यूरोप में उसको बहुत हाई प्राइस में बेच रहे थे. इस कारण से क्या हो रहा था, इंडियन लोग घाटे में जा रहे थे एंड दे वर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट. द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस. The Vijayanagar ruler Krishnadev Rai's work Amukta Malyada was in Telugu. Todarmal was associated with land revenue reforms. वो जो थे अकबर के कोर्ट में थे, उनके एक मिनिस्टर थे बहुत इम्पॉर्टेंट. The title of Viceroy was added to the office of Governor General of India for the first time in 1858 AD. 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया के अंदर. और उसके बाद जब ब्रिटिश लोग की फेलियर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1857 के बाद जब यहाँ पे आंदोलन हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और इंडिया का पूरा रूल वहाँ के मोनार्की यानी किंग के हाथ में चला गया.
और गवर्नर जनरल की पोस्ट भी हटा के उसको वाइसरॉय बना दिया गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. द यूज़ ऑफ खारोस्ती इन इंडियन आर्किटेक्चर इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ ग्रीस. खारोस्ती एक लैंग्वेज है जो ग्रीस से आई हुई है. तो इंडिया में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उनमें इस लैंग्वेज में हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. टू कनकर एंड एनेक्स पेशावर एंड पंजाब, मोहम्मद ऑफ गजनी डिफीटेड हिंदू शाही. ये एक रूलर थे जो यहाँ के थे और इसको हरा के महमूद ऑफ गजनी इंडिया आया था और उसने 17 बार इंडिया को हराया, 17 बार इंडिया पे रेड किया. और मैनी टाइम्स ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात. To which profession earlier leaders who struggled for freedom of India mainly belonged was all of the above. तो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया तो व्हाट दे हैड प्लान कि हमको बहुत चीप मतलब प्राइजेस में हमको थोड़े पढ़े लिखे इंडियन लोग मिल जाएंगे जो हमारा काम करेंगे. बट हुआ इसका उल्टा. जैसे ही इंडियन लोग पढ़ने लगे दे गॉट अवेकन्ड. उनकी बुद्धि जागृत हुई. उनको पता चलने लगा कि वर्ल्ड में और भी बाकी जगह क्या हो रहा है. सब जगह लोग अपनी अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. To which of the following dynasty did King Bhoja, a great patron of art and literature, belong to? He was a ruler from Parmar dynasty. Vikramaditya, king of Ujjain, started the Vikram Samvat to commemorate the victory over Shakas. Shakas जो थे ऊपर जो हमारी कंट्री के ऊपर का जो एरिया होता है दैट इज़ मंगोलिया की तरफ से आए थे. दे वर द आउटसाइडर, दे वर नॉट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया. तो इनको जब हराया था विक्रमादित्य ने तो उसके बाद विक्रम संवत उन्होंने स्टार्ट किया था. Two of the great Mughals who wrote their own memories were Babur and Jahangir. The lion capital of Sarnath belongs to अशोक. अशोक ने जो धम्म रिलीजन स्टार्ट किया था तो उसकी टीचिंग्स उसने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पिलर्स बनाए थे, पिलर्स में इंस्क्राइब कराए थे और उसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो स्टोन्स थे स्टोन्स में भी इंस्क्राइब कराए थे. तो लायन. Next is the language of discourse of Gautam Buddha was Pali. Pali language में he used to talk to the people. Tulsidas, the author of Ramcharitramanas, was the contemporary of Akbar. अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे तो तुलसीदास was one of them. Ustad Mansur was a famous painter in the reign of Jahangir, under whose leadership was Indian Muslim League set up. It was under the leadership of Aga Khan. The two principal monuments of Alauddin Khilji's reign, the Jama at Kana Masjid and Alai Darwaja, they are situated in Delhi. The uprising of 1857 was called First Indian War of Independence by V. Damodar Savarkar. The whole area of Harappa is in triangular shape. Who was the first Indian Governor General of Free India? Free India का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, बट जो इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपाल चारी. Who was founder of Pala dynasty in Bengal? He was Gopala. Which one of the following metals made its earliest appearance in India before any other place in the world? वो था इंडिया के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कॉपर यानी तांबे के बर्तनों को यूज़ करना स्टार्ट किया. Which of the following languages was patronized by Delhi Sultans? वो था अरेबिक लैंग्वेज. वो जिस कंट्री से आए थे अरेबियन कंट्री से तो दे स्टार्टेड पेट्रोनाइजिंग यानी इसी अरेबिक लैंग्वेज को उन्होंने ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया. द चिश्ती ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय मोइनुद्दीन चिश्ती. आपको पता है जैसे चिश्ती की दरगाह कितनी ज़्यादा फेमस है. द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग मराठा किंग वॉज ओब्वियसली छत्रपति शिवाजी. उनके जैसे दूसरे कोई मराठा रूलर हुए ही नहीं. द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन मद्रास बाय थॉमस मुनरो. रैयत का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड और जो उनको पीस ऑफ लैंड को जो ओन करते हैं उनको रियॉट्स बोलते हैं.
Who among the following visited Nalanda University during the reign of Harsha? उनका नाम था ह्वेनसांग। ये भी चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे, चाइनीज़ ट्रेवलर थे। तो देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर ह्वेनसांग। इससे पहले हमने एक और ट्रेवलर पढ़ा था जो चाइना से आए थे, उनका नाम फाहियान था, पर वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, सॉरी विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? वो है आपकी सतवाहना। तो इसका मतलब चोला, चेरा, पांड्या वो सब न्यू डायनेस्टी हैं। जो लंबा सा नाम है सबसे ज़्यादा, वो सबसे पुरानी डायनेस्टी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फर्स्ट एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी? दैट वॉज सतारा। Muhammad of Ghazni destroyed the Sarnath temple in the year 1025. In which year नादिर शाह invaded India? 1739। उसने दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा लूटपाट किया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको पता है जब नादिर शाह इंडिया में आया था तब तक भी इंडिया वैसे तो जो मुग़ल एम्पायर है उसका गोल्डन पीरियड का डाउनफॉल हो चुका था। औरंगजेब के जो बाद के जो लेटर उसके सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा एबल नहीं थे, वो अपने बाप दादाओं की कमाई हुई इतनी फॉर्च्यून को दे कर नॉट प्रिजर्व इट। तो इसके बारे में जब विदेशियों को पता चला, बाहर के रूलर्स को पता चला, तो वो लोग बार बार दिल्ली आते थे, दिल्ली से बहुत सारा जो है वेल्थ लूट के अपनी कंट्री में वापस ले जाते थे। तो तब मैं बता रही हूँ आपको कि तब तक भी जो है इंडिया वॉज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इंडिया वॉज द वेल्थिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशन थे उनमें से जो सबसे धनी देश था वो इंडिया था। तो इस प्रकार से नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और 3 दिन और 3 रात तक उसने अपने आर्मी के सोल्जर्स को पूरा खुली छूट दे दी थी कि हमने जितना लूटपाट करना था कर लिया, अब इसके बाद आप मैसेकर स्टार्ट करो, मतलब जो है संहार स्टार्ट करो, जो मिलता है उसको काटो पीटो। तो हिस्टोरियंस का मानना है 3 दिन के बाद जो है दिल्ली में लाशों का पूरा एक अंबार होता है ना, एक टीला जैसा होता है, तो ऐसे एलिवेटेड टीला जैसा बन गया था। इतने सारे डेड बॉडीज़ वो दिल्ली के अंदर काट के गया था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज fought बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप। मुस्लिम लॉज डेवलप बाय मुस्लिम स्कॉलर्स आर कॉल्ड शरीयत लॉ बोलते हैं, जिनके अभी भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्रिटिसाइजेशन भी होता है, इसमें विवाद भी होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इसमें। Guru Gobind Singh died in 1708. From 7 to 9 centuries, 63 Nayanars emerged. Which of the following is not a classical dance form? वो है कथक। ये क्लासिकल डांस फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स ओडिसी से लिए गए हैं, कुछ स्टेप्स भरतनाट्यम से लिए गए हैं, कुछ स्टेप्स कुचिपुड़ी से लिए गए हैं। तो बाकी जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो क्लासिकल डांस थे उन सब के स्टेप्स को मिला के जो एक नया डांस फॉर्म बना उसको कथक डांस फॉर्म बोलते हैं। गवर्नर जनरल इंसिस्टेड दैट इंडियंस टेक ऑफ देयर डैश एज साइन ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हिम शूज़। तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन लोगों को एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि इंडियन लोग जब भी कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले दे रिमूव देयर शूज़ एट आउटसाइड। तो उन लोगों को लगा कि जब ये लोग रिस्पेक्ट पे करते हैं तो वो लोग शूज़ को निकालते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने एक नया फरमान जारी किया, इंडियन लोग अगर हमारे कोर्ट में आते हैं, हमारे दरबार में आते हैं या हमारे ऑफिस में आते हैं तो उन लोगों को अपने शूज़ रिस्पेक्ट के तौर पे बाहर उतार देने चाहिए, जो कि इंडियन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। Gandhiji adopted short dhoti as his dress in 1921. Two great advances in bowling, dusra and reverse swing, was initiated by Pakistan. The first professional to lead English Test cricket team was Len Hutton. Shifting cultivation is also called Des in Sri Lanka. उसको बोलते हैं चेन्ना. The act that established dictatorship in Germany was Enabling Act. So this is the end of this paper. I hope you will understand this paper very well. If you have any doubt still, you can write in the comment box that what type of video actually you wanted to get from my side.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल दैट इज़ वाओ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन पोस्ट सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।